वो ताकतवर था, इसलिए उसने सबको मार दिया और यहाँ से चला गया। अब मैं उससे ताकतवर हो जाऊंगा और फिर उसके बाद मैं उसको मार दूंगा। मैं उससे अपना बदला लूंगा। यही कहते हुए जिन नाइट बेंडिट के बारे में, उसके गांव में रहने वाले सभी लोगों के बारे में सोचने लगता है। यही सोचते हुए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हम फिर से एजेंट को देखते हैं। एजेंट को सारी तलवारें अटैक करने के लिए आ रही है। वो मोटा यूसेन चिल्लाए कहता है, तुम्हारे लिए तो केवल ये तलवार ही काफी है। इसे देखो, ये तलवार सामने से आ रही है, इसे रोक सकते हो तो रोक लो। इसी से वो तलवार एजेंट के पास हो जाती है। वो तलवार एजेंट के आंख में घुसने वाली लेती है कि तभी एजेंट अपने हाथ से उस तलवार को पकड़ लेता है। ये देखकर ऐसे सोचता है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये लड़का मेरी इस तलवार को कैसे रोक पा रहा है? जिस लेवल पे अभी है उस लेवल पे ऐसा करने के लिए इसे अपने मेरिटेंस को कुछ ज्यादा प्रेशर लगाना होगा। और ऐसा करने का मतलब है ये अपने फ्यूचर को खराब कर लेगा। अगर इसकी मेरिटेंस नष्ट हो गई तो ये फिर कभी भी कल्टिवेट नहीं कर पाएगा। इसी समय एजेंट ने अभी भी उस तलवार को से पकड़ा हुआ है। एजेंट के हाथ से और मुंह से खून बहने लगता है। तभी एजेंट को अपनी बॉडी में कुछ छू लेता है। एजेंट सोचता है, ये क्या हो रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुका हूँ। फिर एजेंट जिस तलवार को उसने कस से पकड़ा हुआ था उसे और ज्यादा कस के दबाता है। उसके ऐसा करने से उस तलवार के क्रैक पड़ जाते हैं। जीते कर हुसैन और भी चौंक जाता है। वो सोचता है, ऐसा कैसे हो रहा है? ये लड़का इस तलवार को क्रैक पे डाल पा रहा है, यानी कि इसका मतलब इसने फर्स्ट लेवल को पार कर लिया है। तभी एजेंट जोरों से घूमने लगता है। उसके से घूमने से आसपास की सारी तलवारें गायब हो जाती है। फिर एजेंट एकदम से यूसेन की तरफ भगता है और यूसेन के पास जाकर उसके मुंह पर एक जोर से मुक्का मार देता है। ये मुक्का पड़ते ही यूसेन उछल के और में दूसरे जगह गिर जाता है। उसके मुंह पर एक दांत टूट गया है और उसकी नाक से भी खून बह रहा है। यूसेन जैसे जेल पे गिरता है और बेहोश जाता है। फिर हम देखते हैं ये चारों लड़के अभी वहीं पे ही थे। वो बाहर से ही सब देख रहे थे। यूसेन के चेहरा देखकर उनका लीडर एंगजी कहता है, मैंने उन्हें पहले बताया था कि ये लड़का बहुत पावरफुल है, उससे पंगा ना ले। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। रात हो चुकी है। वेंगजी के हाथ में एक बहुत बड़ा मीट का टुकड़ा है। वो चिल्ला कहता है, ये पिग अब हम इसे खाएंगे। देखने से ऐसा लगता है कि उसने यूसेन को पका दिया है, लेकिन ऐसा नहीं था। यूसेन अभी भी साइड बेहोश पड़ा है। एजेंट ने उसे रस्सी से बांध के रखा है। तभी एजेंट को सोचने लगता है। वो कहता है, वैसे सोचा जाए उस फाइट के अंदर उतना मजा नहीं आया। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे कोई लेसन देना चाह रहे थे, तुम मुझे मारना नहीं चाहते थे। इसी समय यूसर का हो जाता है। यूसर एजेंट से कहता है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस फाइट के अंदर लकड़ी की तलवारों का यूज किया। तुम्हें क्या, मुझ में तो किसी को भी मारने की हिम्मत नहीं है। ये सुनकर एजेंट को थोड़ी दया देती है। वो अपने हाथ से कुछ इशारा करता है। पास में खड़े दोनों लड़के एजेंट का इशारा समझाते हैं। वो तुरंत यूसन के पास जाकर उसकी रस्सी को ढीला कर देते हैं और उसे फ्री कर देते हैं। उन रस्सी से फ्री होने के बाद यूसन एजेंट से कहता है, एजेंट तुम बहुत ज्यादा काम के हो, मैं कई सालों से इस मैनेजर की पोस्ट पर हूँ, मेरे पास में कई बार डिसेबल्स आए हैं, लेकिन तुम पहले हो जिसने फर्स्ट स्टेज को इतनी जल्दी हासिल कर लिया। एजेंट कहता है, काश तुमने ये बात मुझसे पहले कही होती, मुझे तुम्हें इतना पीटना नहीं पड़ता। अब मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैंने तुम्हें इतनी बुरी तरह से पीट दिया। यूसन कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी थोड़ी गलती थी। वैसे अभी एक अच्छी बात है, अब आप फर्स्ट लेवल पे पहुंच चुके हैं। अब बस आपको हार्ट बेल को बजाना होगा, उसके बाद में आप एक ऑफिशियल डिसिबल बन जाएंगे। अच्छा होगा ये आप कल सुबह ही कर दें। आपकी सक्सेस के लिए मैं बहुत खुश हूँ। एजेंट कहता है, आपका शुक्रिया, मैं कल ही जाके उस बेल को बजाऊंगा। यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है। सुबह हो गई है। एजेंट उस बेल को बजाने के लिए उस बेल की तरफ निकल गया है। वो सबको बाय कहकर वहां से निकल जाता है। यूसन एजेंट को सबको समझा देता है कि बेल कहाँ पर रखी है और उसे कैसे बजाना है। और यूसन की बताई बात बिल्कुल सही भी रहती है। एजेंट चलते चलते उस बेल के पास पहुंच जाता है। वो पहुंच के देखता है सामने सीढ़ियां हैं, सीढ़ियों के ऊपर वो बेल रखी हुई है। एजेंट बस सीढ़े चलकर उस बेल के पास जाता है और उस बेल के जैसे अपना हाथ लगाता है, वो बेल जोर जोर से बजने लगती है। उस बेल की आवाज पूरे गांव में गूंजने लगती है। फिर हमें एक पहाड़ के ऊपर बने एक घर को दिखाते हैं, जिस घर के अंदर दो लोग चेस जैसा कोई गेम खेल रहे हैं। एक दूसरे से कहता है, क्या तुम्हें उस बैल की बजने की आवाज सुनाई दे रही है? दूसरा कहता है, हाँ दे रही है, लेकिन उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो, केवल गेम पे ध्यान दो, इस गेम को कंप्लीट करते हैं। दूसरा कहता है, हाँ शायद तुम ठीक कह रहे हो, हमें गेम पे फोकस करना चाहिए। फिर हमें फोकस करना चाहिए। फिर हमें वापस एजेंट को दिखाते हैं। एजेंट सीढ़े चलकर फेडरल स्काई सेक्टर तक पहुंच चुका है, जहाँ पर यूसन ने उसे जाने के लिए कहा था। जैसे वो ऊपर पहुंचता है उसके लिए गेट खुल जाते हैं। वो अंदर देखता है सामने एक एल्डर खड़े हुए हैं। वो एल्डर एजेंट को देखकर एजेंट से कहते हैं, तुम्हारा नाम एजेंट है, तुमने ही उस बेल को बजाया है। एजेंट कहता है, जी एल्डर, वो मैं ही हूँ जिसने उस बेल को बजाया है। ये सुनकर वो एल्डर हंसते हुए कहते हैं, मुबारक हो, अब तुम एक कल्टीवेटर हो फॉरबिडन स्काई सेक्टर के, अब तुम एक ऑफिशियल डिसिबल कहा जा सकता है। थोड़ी देर यही इंतजार करो, तुम्हारे लिए कोई ना कोई गाइड आ जाएगा, इसके आगे वो तुम्हें सब कुछ समझा देगा। इसी समय एजेंट की बॉडी में कुछ चमकने लगता है। एजेंट देखता है वो लकड़ी का टुकड़ा जो उसे कपड़ों के अंदर था, ये लाइट उस लकड़ी के टुकड़े में सारी है। एजेंट से बाहर निकलता है और देखता है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब उस लकड़ी के टुकड़े पे लिखा है फैंग सिंह आउटर डिसिबल। और यहाँ से मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, एजेंट इसका असली नाम वैंग माजी है। अब क्योंकि ये एक हिट लिस्टेड नेम है, इसलिए एजेंट ने अपना नाम बदला है। इस टाइम पे एजेंट के दो नाम है, फुल नेम फेंग सिंह और एक शॉर्ट नेम है एजेंट।
फिर एजेंट अपनी इस प्लेट को देख कहता है, इस प्लेट का कलर तो बदल गया है। इसके बाद एजेंट इधर उधर देखने लगता है और किसी गाइड के आने का इंतजार करने लगता है। काफी देर तक कोई नहीं आता। एजेंट कहता है, इनको आने में काफी टाइम लग रहा है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कितनी भी देर इंतजार कर सकता हूँ। फाइनली अब मैं फॉरबिडन साइट के अंदर हूँ। इसी समय वहां पर एक आदमी आ जाता है। एजेंट उसे देखते पहचान जाता है, ये वही है जिसने उसके गांव के सभी लोगों को मारा है। इसका उस आदमी के हाथ में एक पर्चा है। वो उसे देखते हुए एजेंट के पास से ही गुजर जाता है और एजेंट में ध्यान नहीं देता। वो उसे देखते हुए कहता है, कितनी अजीब सी बात है, मैंने उस गांव के सभी लोगों को मार दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये 10th बैंडिट वैंग माजी जिंदा बच गया। ये मिसिंग है। अब मुझे पर्सनली इसको ढूंढना होगा। इसको ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन मेरे लिए नहीं, मैं इसे जल्दी ढूंढ दूंगा और मार दूंगा। यही कहते हुए वो अपनी तलवार के ऊपर खड़ा होकर उड़ते वहां से ला जाता है। उसके वहां जाने के बाद एजेंट सोचता है, अच्छा हुआ उस पर्चे के ऊपर मेरी सही फोटो नहीं थी, वरना ये मुझे देखते पहचान जाता। जियान मिंग, मैं तेरे सामने आऊंगा जब मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हो जाऊंगा, और उस दिन तू मरेगा। फिर थोड़ी देर और इंतजार करने के बाद कहीं से आवाज सुनाई देती है, तो तुम हो नए डेसिपल। एजेंट जरूर देखने लगता है, उसके वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। एजेंट सोचता है, ये बात आ कहां से रही है। तभी पलक झपकते उसके सामने एक आदमी आ जाता है। उस आदमी के एकदम से वहां पर आ जाने से एजेंट बहुत चौंक जाता है। फिर एजेंट खुद को शांत करते हुए उस आदमी से कहता है, मेरा नाम एजेंट है और मैं हर फील्ड में एक लेबर हूँ। एजेंट इस समय बहुत घबराया हुआ है, वो हकलाते हुए सब कह रहा है। ये सुनकर सामने खड़ा हुआ गाइड एजेंट से कहता है, अपनी प्लेट दिखाओ। एजेंट अपने कपड़ों में से अपनी प्लेट निकालता है और उसे उस गाइड को दिखाते हुए कहता है, ये है वो। गाइड तुरंत अपना हाथ सामने करके कुछ करता है। उसके ऐसा करने से वो प्लेट एजेंट के हाथ में छूटकर उस गाइड के हाथ में आ जाती है। फिर गाइड उस प्लेट को देखते हुए कहता है, एक और बेकार डेसिपल, ये 4th आउटर डेसिपल है। ये करो। गाइड उस प्लेट को वापस से एजेंट को पढ़ा देता है। एजेंट उस प्लेट को देखने लगता है। अब उसके अंदर लिखा है, फैंग सिंह 4th आउटर डेसिपल। एजेंट उस प्लेट को देख के सोचता है, अब इसके अंदर ये 4th का क्या मतलब है, इन्होंने इस पर ये ऐसा क्यों लिखा है। इसी समय योसेन भागते वहां पर आ जाता है। वो चिल्ला कहता है, एजेंट तुम आ गए, मैं भी आ रहा हूँ। तभी एजेंट पीछे मुड़कर उस मोटे की तरफ देखता है और उसे कहता है, सुअर। तभी एजेंट बीच में रुक जाता है और कहता है, एल्डर योसेन। ये कर एजेंट सोचता है, इनके सामने मेरे को योसेन को उसके नाम से बुलाना चाहिए। अगर मैं उन्हें सुअर कहूंगा तो मेरी इंसल्ट हो सकती है। फिर योसेन एजेंट के पास भागते हुए पहुंच जाता है। वो गाइड बहुत ज्यादा खुश जाता है। वो कहता है, वैसे ही ठीक तो नहीं है, लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं तो मैं मान जाता हूँ। मैं सब पैसों के लिए नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं इसलिए कर रहा हूँ। ये करो। गाइड खुशी खुशी पैसों को लेकर वहां से ला जाता है। उस गाइड के वहां जाने के बाद एजेंट योसेन को देख के बहुत खुश जाता है और योसेन से कहता है, अब से तुम मेरे गाइड हो, तुम मुझे सब कुछ सिखाओगे। ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, तुमने मेरे लिए काफी पैसे खर्च किए। योसेन कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, अब से मैं तुम्हारा गाइड हूँ। अब मुझे बताओ क्वालिफिकेशन टेस्ट में क्या हुआ। एजेंट कहता है, उन्होंने मुझे 4th आउटर डेसिबल बनाया है। अब तुम बताओ 4th का मतलब क्या होता है। योसेन कहता है, डेसिबल्स को उनकी ग्रेड के हिसाब से डिवाइड किया जाता है। ये नंबर डेसिबल के लेवल को दिखाते हैं। फर्स्ट लेवल के सबसे हाई होते हैं और 4th लेवल के सबसे लो। मैं भी 4th लेवल का डेसिबल हूँ, मुझे भी 4th क्वालिफिकेशन दी गई थी। ये सुनकर एजेंट बहुत चौंक जाता है। वो कहता है, मुझे इतनी कम रैंक क्यों दी गई है। योसेन कहता है, इसमें तो चौंकने वाली कोई बात नहीं है, आधे से ज्यादा डेसिबल्स को 4th रैंक की दी जाती है। बहुत कम ही डेसिबल्स होते हैं जो 1st, 2nd, 3rd में जा पाते हैं। ये सुनकर एजेंट थोड़ा शांत होता है और योसेन से कहता है, चलो ठीक है, मैं इससे भी काम चला लूंगा। वैसे अब तुम मुझे बताओ, अब से मुझे कहाँ रहना है। अब तुम मेरे गाइड हो तो तुम ही मेरे को सब समझाओगे। योसेन कहता है, हाँ तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम कहाँ रहोगे ये जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक चीज है जो करनी होगी। एजेंट कहता है, क्या। फिर योसेन एजेंट को एक बिल्डिंग के पास लेके आता है जिसके ऊपर लिखा है मैजिकल वेपन लॉफ्ट। उस बिल्डिंग के पास आकर योसेन एजेंट से कहता है, अब तुम्हें अपना वेपन डिसाइड करना होगा। तुम्हें केवल एक ही वेपन चुनने का मौका मिलेगा, इसलिए अच्छे से सोच समझ के वेपन चुनना। कोई ऐसा वेपन यूज करना जो तुम यूज कर सको और तुम्हारे लायक हो। तभी एजेंट आगे बढ़ने लगता है। योसेन कहता है, एजेंट रुको, मेरी बात अभी तक पूरी नहीं हुई है। एजेंट तुरंत वहीं रुक जाता है और योसेन तो देखने लगता है। योसेन आगे कहता है, अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। अंदर जाने के बाद तुम्हें काफी सारे वेपन दिखाई देंगे, तुम्हें केवल थोड़ा टाइम मिलेगा। उस टाइम के अंदर ही तुम्हें एक वेपन चुनना होगा और तुम ऐसे अंदर नहीं जा सकते, अंदर जाने के लिए परमिशन लेनी पड़ती है। तभी उस बिल्डिंग के अंदर से 3 लोग बाहर आते हैं। एजेंट उन्हें देखकर उनसे कहता है, मैं एक नया आउटर डेसिपल हूँ, फॉरबिडन साइट के नियमों के अनुसार मैं एक वेपन चुनना चाहता हूँ। कहते हुए एजेंट उन एल्डर्स की तरफ अपनी प्लेट को बढ़ा देता है। वो एल्डर्स एजेंट की उस प्लेट को देखने लगते हैं और फिर एजेंट से कहते हैं, हमने देखा तुम बिना परमिशन लिए इस बिल्डिंग के अंदर घुसने की कोशिश कर रहे थे। क्योंकि तुम एक नए डेसिपल हो इसलिए हम तुम्हें माफ करते हैं। इस बार तुम्हें माफ कर दिया है, अगली बार ऐसा ना हो। इस बिल्डिंग के अंदर तुम कुछ भी लेके नहीं जा सकते, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वो सब बाहर ही रख दो। एजेंट कहता है, ये सब आप क्या कह रहे हैं। ये सुनकर एल्डर थोड़ा सा गुस्सा होता है। वो चिल्ला कहता है, क्या तुम इंसान की बात समझ में नहीं आती। मैंने तुमसे कहा तुम्हारे पास में जो कुछ भी है वो सब कुछ बाहर रख दो, उसके बाद ही तुम अंदर जा सकते हो। एजेंट कहता है, मैंने नियमों को ढंग से पढ़ा है, कोई भी एल्डर किसी भी दूसरे डेसिबल के किसी भी चीज को बाहर रखवा नहीं सकता। मुझे डर है अगर मैंने अपनी चीजों को यहाँ छोड़ दिया तो आप लोग या फिर कोई और उसे चुरा लेगा। ये सुनकर उस एल्डर के साइड वाले के एल्डर मुझे तो गुस्सा होता है। वो आगे बढ़कर एजेंट को कुछ कहने लगता है।
तभी सबसे आगे वाला एल्डर उसे रोक देता है और उसे कहता है नहीं नहीं, ऐसा करने की जरूरत नहीं है, ये लड़का अभी छोटा है, इसे रूल्स के बारे में, एल्डर्स रेस्पेक्ट कैसे करते हैं इस बारे में कुछ भी पता नहीं है, धीरे धीरे सीख जाएगा। फिर वो एल्डर एजेंट से कहता है ठीक है, तुम अंदर जा सकते हो, जाओ अंदर। ये सुनकर एजेंट उस बिल्डिंग के अंदर आ जाता है। एजेंट के साथ में वो तीनों एल्डर भी अंदर आते हैं। सबसे आगे वाला एल्डर अपने साथी एल्डर से कहता है इस लड़के के ऊपर अच्छे से नजर रखना। फिर वही एल्डर एजेंट से कहता है तुम्हें अंदर 1 घंटा मिलेगा, 1 घंटे के अंदर ही तुम्हें कोई वेपन ढूंढना होगा। इसी तरह वो एल्डर साइड में एक बॉक्स सेट कर देते हैं जिसके अंदर से धुआं बाहर निकल रहा है। ये धुआं 1 घंटे तक बाहर निकलता है। एल्डर्स कहते हैं तुम्हारा टाइम शुरू हो चुका है, जल्दी से वेपन ढूंढना शुरू करो। फिर एजेंट उस बॉक्स से देखने लगता है जिसके अंदर धुआं बाहर निकल रहा है। एजेंट देख के सोचता है मेरे पास केवल 1 घंटा है, यहाँ पर 2000 से ज्यादा वेपन्स है, मैं ऐसे रैंडमली कोई वेपन चूज नहीं कर सकता, क्योंकि हो सकता है जो वेपन मैं चूज करूँ वो बिल्कुल बेकार हो। फिर एजेंट इधर उधर घूमने लगता है और हर एक वेपन को देखते हुए सोचता है मैंने उस चूहे जैसी शक्ल वाले एल्डर को बहुत ज्यादा नाराज कर दिया है, मुझे जल्दी से कोई वेपन ढूंढना होगा, वो तो मुझे 1 सेकंड भी एक्स्ट्रा नहीं देगा। इसी समय एजेंट को उस तलवार को देखने लगता है। वो उन तलवारों देख के सोचता है मुझे कौन सा चुनना चाहिए। तभी एजेंट के माइंड में एक आवाज सुनाई देती है इस पर्पल तलवार के अंदर स्पेशल टाइप का मैजिक है, इसमें 3 तरह के मैजिक कैद है। एजेंट ये आवाज सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। वो इधर उधर देखने लगता है। वो सोचता है ये आवाज किसकी थी। इसी समय वो तीनों एल्डर एजेंट को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं इस लड़के को अचानक से क्या हुआ, ये इधर उधर क्या ढूंढ रहा है, ये इतना बौखलाया हुआ क्यों है। फिर एजेंट खुद को शांत करता है और सोचता है मेरे पास केवल 1 घंटा है, अभी मुझे वेपन को ढूंढने पर ध्यान देना चाहिए। फिर एजेंट की नजर एक दीवार के ऊपर लगे एक कपड़े पर पड़ती है। उस कपड़े को देखकर एजेंट को साइन देती है ये कपड़ा एक स्पेशल टाइप का कपड़ा है, इसकी वजह से तुम फायर को अपनी बॉडी में से निकाल सकते हो। उसी कपड़े के नीचे एक तलवार रखी हुई है। उस तलवार को देखकर एक आवाज सुनाई देती है ये एक लो लेवल की तलवार है, इसे यूज करने से तुम्हारी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी इंक्रीज होगी। तभी एजेंट को समझ में आता है। वो सोचता है ये शायद उस बुक के कारण हुआ है जो नाइट वेंडिट ने मुझे दी थी, उस बुक की वजह से मुझे सब आवाजें सुनाई दे रही है। फिर एजेंट उन तीनों एल्डर्स को देखता है। उन एल्डर को देखकर एजेंट को दिखाई देने लगता है। उस चूहे से एल्डर के पास में एजेंट को दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ है थर्ड लेवल स्पिरिट मूवमेंट, बाकी दोनों के ऊपर लिखा है नन। फिर एजेंट सोचता है ये तो काफी अच्छा हुआ, अब मैं वेपन को ढूंढ सकता हूँ। ये तलवार ये काफी अच्छी है, इससे मेरी बॉडी में स्पिरिचुअल एनर्जी बन जाएगी। अगर मुझे कोई और वेपन नहीं ढूंढता है तो मैं इसी को चुन लूंगा। फिर एजेंट आगे घूमने लगता है। आगे घूमते हुए एजेंट को एक मास्क दे देता है। उस मास्क को देखकर एजेंट सोचता है ये किस तरह का मास्क है। तभी एजेंट को आवाज सुनाई देने लगती है ये घोस्ट मास्क है, ये 36 मैजिक्स को कंटेन किए हुए है और काफी अच्छी कंडीशन में है। इस मास्क की मदद से तुम अपना रूप बदल सकते हो। ये देखते ही एजेंट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उस मास्क को उठा लेता है और कहता है ये मास्क तो काफी अच्छा है, किसी को मारने के लिए ऐसी चीजों की जरूरत पड़ती है। तभी वो चूहे जैसा एल्डर वहां पर रहता है और एजेंट से कहता है तुम्हारा टाइम खत्म हुआ, तुमने जो भी वेपन चुना है उसे अपने पास में रख लो। फिर उस एल्डर की नजर एजेंट के हाथ में रखे उस मास्क पे पड़ती है। वो उसे कहता है ये क्या है। एजेंट कहता है मैंने इसी को चुना है। फिर वो एल्डर एक बुक निकाल लेता है और उस बुक में देखते हुए कहता है मुबारक हो, तुमने एक ट्रेजर ढूंढ लिया है, ये एक स्पेशल खजाना है, तुम इसे अपने साथ में रख सकते हो, इसे लेके निकलो। एजेंट तुरंत खुश होता हुआ उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है और सोचता है उन्होंने ये मास्क मुझे काफी आसानी से दे दिया। इसी से वो तीनों एल्डर भी बहुत ज्यादा खुश हो रहे होते हैं। वो सोचते हैं कितना बेकार सा बच्चा था, टूटी हुई चीज को अपने साथ में लेके चला गया, वो बिल्कुल बेकार चीज है। यही सोचते हुए तीनों एल्डर जोर जोर से अपना पेट बॉडी हंसने लगते हैं। चूहे जैसा एल्डर कहता है अब थोड़ी देर बाद में उसको पता पड़ेगा वो कितनी बेकार चीज को अपने साथ में लेके चला गया है, और अगर वो इसको देने के लिए वापस आया तो मैं उसको सबक सिखाऊंगा, उसको ऐसा जवाब दूंगा कि वो उसे भूलेगा नहीं, उसे अच्छे से लतेड़ दूंगा। एजेंट उस बेकार से मुकुटे को लेकर उस बिल्डिंग में से बाहर निकल जाता है। योसन बाहर ही एजेंट का इंतजार कर रहा होता है। एजेंट सीधे जाकर उस मुकुटे को योसन को पकड़ा देता है। योसन देख कहता है तुम्हारे पास अंदर 1 घंटा था और 1 घंटे के अंदर तुम्हें ये मिला है, ये गोबर जैसी चीज, तुम इसे लेके आए हो, क्या तुम्हें लगता है ये किसी तरह से यूज हो सकती है। एजेंट कहता है बिल्कुल चिंता मत करो, मैं कुछ सोच समझ के इसको लेके आया हूँ, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। योसन कहता है चलो ठीक है, अब हम कुछ भी बदल नहीं सकते, तुमने इसे चुना है तो अब ये तुम्हारा है, अब कभी भी अपनी चॉइस पर रिग्रेट मत करना, क्योंकि रिग्रेट करने का कोई फायदा नहीं होगा। अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एजेंट कहता है मैं भी कब से ये सुनने का इंतजार कर रहा था। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ घंटे तक चलने के बाद एजेंट और यूसन किस जगह पहुंचते हैं। एजेंट तो बड़े आराम से चल पा रहा है, वो बिल्कुल भी थका नहीं है। वहीं यूसन बुरी तरह थक चुका है, वो बुरी तरह से हाफ रहा है। वो कहता है कई घंटे हो गए चलते हुए, आखिरकार हम यहाँ पहुंच गए हैं, उन्होंने इस जगह को इतनी दूर क्यों बनाया है। फिर हम देखते हैं वहाँ सामने पूरा एक शहर है जिसके अंदर काफी ऊंची ऊंची बिल्डिंग है और उस शहर के पीछे एक बहुत बड़ा पहाड़ है और सामने की तरफ एक नदी है। एजेंट उस शहर को देख कहता है ये शहर तो बहुत शानदार है, पीछे की तरफ पहाड़ और सामने की तरफ नदी, इस जगह को डिफेंड करना काफी आसान है, लेकिन यहाँ से अटैक करना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। फिर एजेंट आगे अपने डाकुओं के ढंग से बोलने लगता है। वो कहता है हम यही आसपास में अपना अड्डा बनाएंगे, सिपाही हमें कभी भी नहीं ढूंढ पाएंगे। ये सुनकर योसन कहता है तुम ये सब क्या कह रहे हो, अड्डा बनाएंगे, सिपाही तुम्हें ढूंढेंगे, ऐसा वो क्यों करेंगे, तुम पर सिपाही क्यों अटैक करेंगे। एजेंट कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं, वो बस मुझसे मुंह से निकल गया, बताओ अब हम कहाँ रहने वाले हैं, कहाँ है मेरा घर। ये सुनकर योसन कुछ छोटे छोटे घरों की तरफ इशारा करके कहता है देखो वो वाला घर,
तुम उस घर के अंदर रहोगे। फिर योसेन अपने पास से कोई बुक और एक गोला सा निकालता है। ये कैलकुलेटर गोला है। वो उसे एजिन को देते हुए कहता, एजिन उस लाल बोल जैसी चीज को देख कहता है, ये क्या है? योसेन कहता है, तुम बहुत सवाल पूछते हो, ये एक स्पिरिचुअल स्टोन है, आगे कल्टीवेशन में ये तुम्हारे काम आएगा। इसका अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि हम 4th क्लास के हैं, हमें केवल 3 महीने में एक बार ही मिलता है। अगर तुमने एक बार इसे खो दिया तो अगले 3 महीने तक दोबारा नहीं मिलेगा। एजिन कहता है, ऐसा क्यों? इस एक पत्थर से 3 महीने काम चलाना है, ऐसा कैसे होगा? योसेन कहता है, इससे भी कम मत समझो, इस एक पत्थर की कीमत बहुत ज्यादा है। अगर तुम इसे बाहर से खरीदने जाओगे तो इसकी कीमत 100 गोल्ड टेल्स है। हम लो क्लास के डेसिबल्स है, 3 महीने में एक मिलना भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। जिसम को एजिन कहता है, तो फिर ठीक है, अभी के लिए इतना काफी है, अब मैं चलता हूँ, मुझे कल्टीवेट करना है। ये कर एजिन अपने उस घर की तरफ जाने लगता है। योसेन कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम जाओ, रात को मैंने कुछ डिसाइड किया है, तो तैयार रहना, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। फिर एजिन भागते हुए सीधे अपने घर के अंदर चला जाता है। वो अपने घर के अंदर सीधे जाके अपने बेड के ऊपर पड़ जाता है और कहता है, कितना अच्छा लग रहा है, ये कितना कंफर्टेबल है, यहाँ रहना उस हर फील्ड में काम करने से तो काफी ज्यादा अच्छा है। फिर एजिन उस बुक को निकालता है जो उसे योसेन ने दी थी। एजिन उस बुक को पढ़ते हुए कहता है, ये बुक भी बिल्कुल वैसी ही है जो योसेन ने जब मैं उस हर्ब गार्डन के अंदर काम करता था तब दी थी। उस बुक की तरह ही इस बुक में क्या लिखा है मुझे खास खास समझ में नहीं आ रहा। इसमें बस इतना सा लिखा है कि कैसे इसे स्पिरिचुअल स्टोन का यूज करके कल्टीवेट करना है। एक बार ट्राई करके देखता हूँ। ये कहते हुए एजिन उस रेड कलर की बॉल को अपने जेब में से बाहर निकालता है और उसे सामने रख देता है और फिर कल्टीवेट करने लगता है जैसा कि उस बुक के अंदर लिखा था। कुछ ही देर में वो रेड बॉल चमकना शुरू कर देती है, वो हवा में फ्लोट करने लगती है। उसके अंदर से एक लाइट निकलती है जो सीधे एजिन की बॉडी के अंदर जा रही है। लेकिन जैसे जैसे उस स्पिरिचुअल स्टोन के अंदर से लाइट निकलती जा रही है, कई घंटे तक कल्टीवेट करने के बाद शाम हो जाती है। एजिन अपनी आँख खोलता है और कहता है,